हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिफेंट्स के बारे में, वो भी बिल्कुल डिटेल रूप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। इस प्रोजेक्ट को 30 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो जाती हैं असम में। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। यहाँ पर एक गज उत्सव होता है। इस गज उत्सव में वो पार्टिसिपेट करती हैं, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम हाथियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि पूरे वर्ल्ड में हाथी आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ पर आपको हाथी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है अफ्रीका के अंदर और दूसरा है एशिया के अंदर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एशियन एलिफेंट्स, यानी जो एशिया के अंदर एलिफेंट्स पाए जाते हैं, और दूसरा होता है अफ्रीकन एलिफेंट्स, यानी जो अफ्रीका के अंदर एलिफेंट पाए जाते हैं। इनको भी हमने कुछ भागों में बांट रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं इनके भी सब स्पीसीज हैं। यानी कि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं जो अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर भी दो तरह के एलिफेंट्स होते हैं। एक होता है सवाना का एलिफेंट्स, एक होता है फॉरेस्ट एलिफेंट। उसी प्रकार से जो एशिया के अंदर एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: इंडियन एलिफेंट्स, श्रीलंकन एलिफेंट्स, सुमात्रन एलिफेंट्स और बोर्नियो एलिफेंट्स। ये तो हो गए कि दो तरह के एलिफेंट्स होते हैं, एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स। अब क्या इनके अंदर कुछ आपको अंतर देखने को मिलता है? तो जी बिल्कुल हाँ, इनके अंदर बहुत सारे आपको अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IUCN के स्टेटस के बारे में। तो जो एशियन एलिफेंट्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटो, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उसका जो सवाना एलिफेंट है वो भी इंडेंजर्ड है एशियन की तरह, लेकिन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी इसको थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। साइज की बात करते हैं तो एशियन साइज में छोटा होता है और वजन भी कम होता है, और अफ्रीकन बड़ा भी होता है और इसका वजन भी ज़्यादा होता है। इसका वजन होता है 3000 से 6000 तक, और इनका वजन होता है 4000 से 8000 तक। ठीक है। कान की बात करते हैं तो एशियन के कान छोटे होते हैं, अफ्रीकन के कान बड़े होते हैं। स्किन की बात करते हैं तो इनके जो स्किन होती है एशियन वालों की, वो कैसी होती है? वो होती है थोड़ी स्मूथ होती है। ठीक है। और जो अफ्रीकन होती है उनके क्या होते हैं? थोड़े रिंकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फोरहेड की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीकन के, तो आपको जिनका माथा दिखेगा वो कैसा दिखेगा? एकदम इस प्रकार का दिखेगा, यानी सिंगल डोम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे एशियन में, तो यहाँ पर आपको डबल डोम देखने को मिलेगा, यानी कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दांत की। जो एशियन होते हैं और जो अफ्रीकन होते हैं, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके अंदर आपको चाहे वो मेल हो चाहे से फीमेल हो, दोनों के अंदर दो दांत देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम एशियन एलिफेंट्स देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ मेल के पास ही दो दांत होते हैं और फीमेल एलिफेंट्स के पास दो दांत नहीं होते। अगर आपको हाथी का परिचय देते हैं हम, तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं जिनका अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है, कम्युनिकेशन होता है। व्यवहार में बहुत जटिल होते हैं क्योंकि ये दुख को, करुणा को महसूस कर सकते हैं। अगर लैंड एनिमल की बात करते हैं, यानी जो लैंड के ऊपर एनिमल्स रहते हैं उनकी बात करते हैं सिर्फ, तो सबसे बड़ा जो दिमाग है वो हाथियों के पास ही होता है। जब एक झुंड में ये लोग चलते हैं तो सबसे बूढ़ी जो फीमेल एलिफेंट होगी ना, वो सबसे आगे आपको देखने को मिलेगी इनका नेतृत्व करते हुए। ये इनकी एक विशेषताएं हैं। अगर बात करते हैं गर्भधारण समय की, कि ये कितने समय तक गर्भ धारण करते हैं, तो 18 महीने से 22 महीने तक इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो चलता है, और जो सबसे ज़्यादा होता है ऑल मैमल्स में, यानी सबसे लंबा पीरियड होता है इनका। ठीक है। अगर हम एशियन की बात करते हैं, एशियन एलिफेंट्स की, तो वो 18 से 22 महीने होता है, और अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं वो अप टू 22 महीने तक होता है, और हर चार साल में ये बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये इनकी एक विशेषता है। जैसे कि हमने आपको बताया जो फीमेल होती हैं वो क्या होती हैं, वो सोशली ज़्यादा कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, लेकिन जो मेल होते हैं, मेल एशियन एलिफेंट होते हैं, वो ज़्यादा सोशल नहीं होते एज कंपेयर टू फीमेल। अब जो हाथी हैं जो साउंड निकालते हैं, यानी जो रंबलिंग साउंड निकालते हैं ना,
वो 5 मील्स अवे तक जा सकता है। यानी आपको पता है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो उसी हिसाब से 5 मील में कितना किलोमीटर होगा, लगभग 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर तक इनकी आवाज़ जा सकती है। ठीक है, अगर वजन की बात करते हैं तो ये 7 टन तक वजन को कैरी कर सकते हैं। 1 टन के अंदर होता है 1000 केजी, तो उसी प्रकार से 7 टन में कितना होगा, 7000 किलोग्राम तक यह वजन को कैरी कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा इनके अंदर कैपेसिटी होती है, इसीलिए ये वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स में से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हाइट की बात करते हैं तो एशियन की हाइट थोड़ी कम होती है, अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है। अगर आपको कंपैरिजन करना है कि एक ह्यूमन से इनकी हाइट कितनी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपको एक नमूना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत के अंदर ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत के अंदर जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आपके इसके मिडिल पार्ट में और इसके साउथ वाले पार्ट में वेस्टर्न घाट के मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पर है। फिर ईस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये एरिया मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि एनिमल्स के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इनके जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, यानी जहाँ पे ये रहते थे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। तो एक दिक्कत तो ये वाली बात है, जब वहाँ से लॉस हुआ है तो ये रोडों पे आ गए, या फिर जहाँ पे सिविलाइजेशन रहती है, लोग यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये भी इनके लिए थ्रेट है। इनका शिकार किया जाता है, ये भी एक थ्रेट है। इनको कैद करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ये भी एक थ्रेट है। एलिफेंट टूरिज्म होता है, तो वहाँ पर लोग इनके साथ एब्यूज़ करते हैं, वो भी थ्रेट है। बड़े पैमाने पर खनन होता है, जिससे इनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाता है। इनका एक गलियारा होता है, जहाँ से ये रोज़ आते जाते हैं, या फिर इनका समय आता है तब वहाँ से वो जाते हैं या फिर आते हैं, तो गलियारा का विनाश हो जाता है। ये भी इनके लिए एक थ्रेट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इतने सारे थ्रेट हैं, इसीलिए जो इनकी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर हम सिर्फ 75 साल की बात करते हैं कि इन 75 सालों में क्या हुआ है, तो 50% जो इनकी जो आबादी है एंशिएंट एलिफेंट्स की, वो कम हो गई है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो इस समय आपको सिर्फ 50,000 से 60,000 ही ऐसे एशियन एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 60% जो एलिफेंट्स हैं वो आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स की, तो उनकी संख्या है वो है 4,15,000। इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा कम हुई है। क्या हमारे इकोसिस्टम में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये लोग? तो जी बिल्कुल देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये बहुत अच्छे चरने वाले होते हैं, यानी ये घास वूस खाते रहते हैं। ठीक है, जब ये घास वगैरह खाते हैं तो उसी के साथ बहुत सारी वनस्पतियाँ खाते हैं, और उसके बाद जब ये रास्ते में जाते रहते हैं तो वहाँ पे बीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बीज होते हैं वो फैलते रहते हैं। बीज जब फैलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, और भी पौधे उगेंगे, जिससे जो डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, वो बेहतर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, ये जंगलों के अंदर इस प्रकार से चलते हैं, जिससे क्या होता है कि एक अच्छा खासा स्पेस बन जाता है, जिससे जो छोटे छोटे पौधे यहाँ पर होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको सूर्य की किरणें अच्छी मिलती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो प्राकृतिक रूप है ना, वो पुनर्जीवित हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे पौधों को भी पौष्टिक आहार मिल पाता है, जिससे हमारा इकोसिस्टम अच्छा हो जाता है। जब आसपास पानी नहीं मिलता है तो हाथी क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं पानी की तलाश में। अगर उनको पानी मिल जाता है, यहाँ से पानी पियेंगे, पानी पी के यहाँ पे चले जाएंगे, जो और भी जीव हैं, जो भी और भी प्राणी हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर आके पानी पियेंगे। ये भी एक तरह का इनका योगदान ही है हमारे इकोसिस्टम में। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो एलिफेंट्स हैं उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में। इसीलिए हम 12 अगस्त को हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में इनका एक बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, अब क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, इसीलिए हमें इन्हें क्या देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि लोग इनका शिकार ना करें। लोगों को बताना पड़ेगा कि इनका शिकार मत करो, इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, इनका जो हैबिटेट है उसको लॉस मत करो। तो इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो उसी में सबसे पहला जो कदम था वो था प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च करना।
भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये है कि 100% जो फंड होगा वह यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ही देगी। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसके क्या क्या एम है या फिर क्या क्या लक्ष्य हैं, तो लक्ष्य है जितने भी हाथी हैं उनकी आवास है, उनकी गलियारा है, उनकी रक्षा करना। जो मानव और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से सही कर देना। जितने भी बंदी हाथी हैं उनका कल्याण करना। हाथियों को जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जगाना। तो ये सारे काम है प्रोजेक्ट एलिफेंट के। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर ही हमने एलिफेंट रिजर्व्स बहुत सारे बना रखे हैं। एलिफेंट रिजर्व का मतलब क्या है कि एलिफेंट के लिए हमने कुछ एरिया है, कुछ क्षेत्र है जो रिजर्व कर दिया है। ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के अंदर आता है। भारत के अंदर इस समय आपको 33 एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेंगे जो नियरली 80,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु में और असम में, जिनकी संख्या 5 है। यानी कि तमिलनाडु में 5 एलिफेंट रिजर्व है और असम में 5 एलिफेंट रिजर्व है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है केरला। केरला के अंदर 4 एलिफेंट रिजर्व है। और थर्ड नंबर पे आता है उड़ीसा, जहां पर 3 एलिफेंट रिजर्व है। सबसे बड़े एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो वो आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। ये आपने देख लिया एलिफेंट रिजर्व। मैंने आपको बताया कि टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने एलिफेंट या फिर हाथी परियोजना या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया था उसकी सफलता क्या थी। हमने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 50,000 से 60,000 ही ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे एलिफेंट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 60% जो है कहाँ पर है, वो भारत में ही है। वो किस कारण से हो पाए हैं? क्योंकि हमने उन्हें एक प्रोटेक्शन दिया हाथी परियोजना के द्वारा। देखो, हर साल तो गणना नहीं हो पाती हाथियों की, लेकिन हर 5 साल में हाथियों की गणना की जाती है। जो लेटेस्ट हमारे पास डाटा है वो है 2017 का, क्योंकि 2022 में जो एलिफेंट की गणना होनी थी वो कोरोना की वजह से हो नहीं पाई। इसीलिए 2017 का जो एलिफेंट गणना है हमारे पास या फिर जो सेंसस है उसके हिसाब से भारत में लगभग 30,000 हाथी आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा इतने सारे हाथी हैं तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी आपको देखने को मिलेंगे? तो सबसे ज़्यादा हाथी आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटक के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है असम और थर्ड नंबर पे आता है केरल, ठीक है। तो ये है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको हाथी देखने को मिलेंगे। जब हम एलिफेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, यानी कि जब हम एलिफेंट को बचाने की बात करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने आती हैं, यानी चुनौती बहुत सारी आती हैं। जैसे कि इनकी जो हैबिटेट है जहाँ पे हाथी रहते हैं उनका बहुत तेज़ी से ह्रास हो रहा है। जितना हमें फंड देना चाहिए इसको बचाने के लिए उतना हम फंड नहीं दे पाते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हम इनकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग नहीं कर पाते क्योंकि ये माइग्रेट करते रहते हैं बहुत दूर दूर तक, ठीक है। और हमारे पास जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए उसकी भी बहुत कमी देखने को मिलती है। तो ये चैलेंजेस हैं एलिफेंट को कंजर्वेशन करने में। क्या हमने एलिफेंट जो रिजर्व हमने जो कर रखा है, एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है हमारा, क्या उसके अलावा हमारे पास कंजर्वेशन करने के लिए क्या और कोई मेजर्स है? क्या भारत सरकार ने और कोई अपने प्रोग्राम चला रखे हैं? तो यस, हम बात करते हैं सबसे पहले नेशनल लेवल की, यानी भारत की, कि भारत ने एलिफेंट्स को बचाने के लिए क्या क्या कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट कॉरिडोर की। भारत ने क्या कर रखा है कि बहुत सारे एलिफेंट के लिए कॉरिडोर बना रखे हैं जिसके द्वारा यह अपने मार्ग में चलते रहें और किसी भी ह्यूमन के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एलिफेंट कॉरिडोर होता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो एलिफेंट हैं ये अपने रास्ते में चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये इनके लिए एक एलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये होता क्या है? ये एक लीनियर होता है, यानी सीधा होता है, नैरो होता है बहुत, यानी सकरा होता है, एक नेचुरल हैबिटेट लिंकेज की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है एलिफेंट्स को जहाँ पे जाना होता है वो वहाँ पे जा पाते हैं बिना किसी ह्यूमंस के डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है।
अब बात करते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर भारत में कितने हैं, तो आपको 101 कॉरिडोर देखने को मिलेंगे इस समय भारत में। ये हो गया एलिफेंट कॉरिडोर। उसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारे नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे कि गज यात्रा चला रखी है और हाथी मेरा साथी चला रखी है, जिससे लोगों को बताया जाता है कि हाथियों की कैसे रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और उनका जो भी हैबिटेट है उसका लॉस नहीं करना चाहिए हमें। उसके बाद 2010 में हमने एलिफेंट टास्क फोर्स बनाया था, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो हमने परियोजना चला रखी है वो सही पे इम्प्लीमेंट हो पा रही है या नहीं। 2010 में ही हमने एलिफेंट को भारत में यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीहैब की। भारत सरकार ने एक रीहैब परियोजना या फिर पहल चला रखी है। इसका मतलब क्या है? रीहैब का मतलब है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, यानी इसको हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी मानव हमलों को कम करना। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने। इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये कॉरिडोर है, ठीक है, यहाँ से हाथी जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाथी अपना रास्ता भूल जाते हैं और इस कॉरिडोर से भटक जाते हैं और जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन रहती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। इससे क्या होता है, आदमी या फिर जो ह्यूमन और एलिफेंट है उनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इसीलिए जो रीहैब जो परियोजना है उसके द्वारा क्या किया जाएगा कि इस प्रकार के जो डब्बे आपको देखने को मिलने होंगे, इस डब्बों में क्या होता है, मधुमक्खी को पालते हैं हम। इस प्रकार के डब्बे इस पूरे कॉरिडोर के साइड में इस प्रकार से लगा दिए जाएंगे दोनों साइड। और जो एलिफेंट होते हैं उनको मधुमक्खियों से काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, इसीलिए एलिफेंट्स क्या कहेंगे, इस साइड नहीं जाएंगे और अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, जिससे क्या होगा, ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये होगी परियोजना। अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे और क्या क्या कंजर्वेशन के लिए कर रखा है इंतजाम। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक प्रोग्राम की। माइक प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया था और किसमें लॉन्च किया गया वो बात करते हैं। माइक प्रोग्राम को साइट्स ने लॉन्च किया था 2003 में साउथ एशिया के लिए। इसमें क्या था, जितने भी हाथी क्षेत्र वाले राज्य हैं उनको आवश्यक जानकारी दी जाएगी, जिससे वो जो राज्य हैं उचित प्रबंधन कर सकें और डिसीजन को इन्फोर्समेंट कर सकें और एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें। ठीक है, इस समय 18 साइट्स हैं, जिसमें से 10 साइट्स आपको भारत के अंदर ही देखने को मिलेगी। ये भारत के अंदर जो साइट्स है वो कहाँ कहाँ पर है आप देख पाएंगे, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर मैसूर है, इसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और यहाँ पे आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। आप इसे याद कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एलिफेंट फंड बनाया गया है, फाउंडेशन बनाया गया है। ये किस लिए है? ये भी कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स वर्ल्ड वाइड के लिए बनाया गया है। उसके बाद एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी 2011 में, जिसको होस्ट किया था भारत ने। और ये भी जो 7 कंट्रीज हैं आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, ये सब लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसके अंदर जो दोनों अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है ये इंडेंजर्ड है। एशियन एलिफेंट है वो भी इंडेंजर्ड है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन जो CMS है यानी कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया एलिफेंट को। भारत का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। उसके बाद जो साइट्स है, साइट्स मतलब इसमें हम जो ट्रेड करते हैं उसको ट्रेड को मना किया गया है, उसके अपेंडिक्स 1 में रखा गया है एशियन एलिफेंट्स को, और साइट्स के ही अपेंडिक्स 2 में रखा गया है अफ्रीकन एलिफेंट्स को। तो ये था एलिफेंट्स के बारे में एक अच्छा डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।